बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आज आपको शाहराए दस्तूर खुसूसी नशिस्त में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस खुसूसी प्रोग्राम में हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से एक फ़ैसला किया है और वो ये फ़ैसला है कि इस पर नई तहकीकात की जाएंगी। याद रहे कि हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला पहले से मौजूद है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि चूंकि इस केस का ट्रायल नहीं हुआ, वो टेक्निकल बुनियादों पर इसको खारिज किया गया है और इसका ट्रायल मेरिट की बुनियाद पर नहीं हुआ, तो हुकूमत अब ये समझती है कि इसे मेरिट की बुनियाद पर दोबारा से शुरू किया जाए। और वो हुकूमत इसलिए कह रही है कि हुकूमत का ये भी कहना है कि उसके पास नए शवाहिद मौजूद हैं। नए शवाहिद की रोशनी में फौजदारी केस दोबारा से उसकी तहकीकात हो सकती हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस सन 2000 में नैब ने दायर किया था और इस रेफरेंस में कहा गया था कि 1992 में मियां नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम मुल्क से बाहर भेजी। हुकूमत ये कहती है कि बाद में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए उसमें भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया, लिहाजा हुकूमत ये समझती है कि इसकी दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए। इसी केस के हवाले से इसहाक डार का एक एतराफ़ी बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी और तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। बाद में इसहाक डार ने कह दिया था कि उन्होंने ये बयान दबाव में दिया। इस बयान की भी बड़ी अहमियत है इस केस के हवाले से। लेकिन हुकूमत अब ये फैसला कर चुकी है कि इसकी तहकीकात दोबारा से की जाएंगी। क्या इसमें हो सकता है और क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, इस हवाले से मुख्तलिफ जो हुकूमती ज़ोमा हैं और माहिर आईन कानून हैं वो क्या कहते हैं, आपको पहले इस बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा खोलने और असर नो तहकीकात करवाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में लिखा है, वजीर आजम इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और इस सिलसिले में मुतालिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। वजीर इत्तलात व नशरियात ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को बाद में हर केस में अपनाया गया है, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अजहद अहम है। वजीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब ने एक निजी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने इस सारे मामले को तय करवाने में अपना किरदार निभाते हुए सन 2000 में मुशर्रफ से डील की और बाहर चले गए, फिर वापस आते हैं, सूबे में उनकी हुकूमत बनती है, चौधरी कमर जमान चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो होते हैं और शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात बंद करवा दिए जाते हैं। सन 2000 में ये केस फाइल होता है, मुशर्रफ से डील करते हैं, मुशर्रफ के साथ डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, केस बैक बर्नर में चला जाता है। 2008 में सूबे में इनकी हुकूमत बनती है, ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, मामला फिर डिले का शिकार होता है। 2014 में कमर जमान चेयरमैन नैब होते हैं, केसेस को बंद करवा लिया जाता है। मजे की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर यह केस को बंद किया। उन्होंने कहा, 2014 में फैसला आया, नैब ने 90 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करनी थी। एक जज ने रिमार्क दिए कि नैब आज हमारे सामने फौत हो गया है। वजीर ममलिकत ने कहा, इनका ट्रायल ही नहीं हुआ, इस केस में आज तक न कोई रिहाई हुई है और न ही इसकी तफ्तीश हुई है। नैब ने अपील दायर करनी थी, नैब ने अपील दायर नहीं की। आला अदलिया के सामने गए, चेयरमैन नैब ने कहा मैं अपील दायर नहीं करूंगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का मशहूर जुमला आज भी याद है कि नैब आज हमारे सामने फौत हो गया। हुदैबिया पेपर मिल्स केस को शरीफ खानदान की जदीद करप्शन के अंदाज अपनाने का आगाज समझा जाता है। बुनियादी तौर पर यह मुकदमा मार्च सन 2000 में जेर तफ्तीश आया। दौरान तहकीकात नवाज शरीफ के समधी और उनके माली मामलात में शरीक जुर्म इसहाक डार ने अप्रैल 2000 में वादा मुआफगा बनते हुए अपने इकबाली बयान में मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया। ताहम उसी साल मुशर्रफ के साथ डील के बाद सऊदी अरब जाने पर यह केस दाखिल दफ्तर हो गया।
पानामा केस के बाद इस केस को दोबारा खोलने के लिए नैब की नजरसानी अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया और अदालत ने मीडिया को इस केस को ज़ेरे बहस लाने से मना कर दिया था। इस मुकदमे में 1242 मिलियन रुपए के असासे छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जामात हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है और अदालतों में इस केस के हवाले से सबूत सही तरीके से पेश नहीं किए गए। एक निजी टेलीविजन से बातचीत करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, कुछ नई मालूमात मिली हैं। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में टीटीज लगवाई और पाकिस्तान में पैसे वसूल किए। इसके लिए हमने FIA को दोबारा केस खोलने को कहा है। उन्होंने कहा, नए सबूत मिले हैं। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि हुदैबिया केस ओपन एंड शट केस है। सब जानते हैं शरीफ खानदान ने साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़मान को साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त अपील दायर ही नहीं होने दी थी। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस को सिर्फ इस बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता कि वक्त बहुत गुजर गया है, अब सजा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई एहतराम से बहस करके FIA को कहा जाए कि वो इस मामले को देखे। एतजाज एहसन का कहना था, अगर नए सबूत मिल गए तो बहुत आसानी हो सकती है। कानूनी बात अगर पूछते हैं मुझसे तो मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर होता तो मैंने इस केस को ड्रॉप ही ना किया होता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर इंक्यूरियम है, उसको कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है पर इंक्यूरियम। ये अदालतों के फैसले को अप्लाई करता है क्योंकि क्यूरिया मीन्स कोर्ट, वरना इसके माने वही है कि वॉइड एब इनिशियो, जिसके कोई हैसियत ही ना हो। ये केस, ये ऐसा फैसला है जिसमें आपने ये कह दिया है कि एक फौजदारी मुकदमा, क्योंकि बड़े अरसे से उस पर सुनवाई नहीं हुई, पैरवी नहीं हुई, इसलिए अब वो डेड हो गया। क्रिमिनल केस और खासकर वो भी, अब गलत है सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो झूठा केस होगा और उसको और मैरिज तो आफ्टर ट्रायल खत्म किया जा सकता है, पर विदाउट ए ट्रायल उसको इस बुनियाद पे खत्म नहीं किया जा सकता कि टाइम बहुत गुजर गया है। आपने रेप किया था, 15 साल गुजर गए हैं, अब आपको हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इस तरह का केस बना के और ये बड़े एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस करके एहतराम के साथ, उसके बगैर तो नहीं आप करेंगे। जायदुल मियाद ठहराता है क्रिमिनल केस को, जो कि मुमकिन नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि DG FIA को मामले को परसू करे और अगर खासकर अगर वो तो सहूलत और हो जाती, अगर कोई नया एविडेंस निकल आया, कोई नई TT निकल आई है, कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर नए निकल आए हैं जो पहले उस वक्त नहीं थे, तो वो फिर तो बहुत ही सहूलत हो जाती है। आज एक नई पेशरफ भी हुई है और वो ये है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया गया है। हुकूमत इस केस के हवाले से और इसकी नई तहकीकात के हवाले से कितनी कमिटेड है, पुरअज़्म है और क्या उसकी तवक्कुआत हैं नई तहकीकात से, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्रुख हबीब साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। फ़र्रुख हबीब साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस का जो तहकीकात हैं इसको दोबारा से शुरू की जाएँ। हुकूमत क्यों ये समझती है कि इससे पहले जो मामलात हुए हैं या तहकीकात हुई हैं या ये जो केस चला है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो काबिल इत्मीनान नहीं है? देखिए, बात यह है कि जो हुदैबिया केस है ये शरीफ ख़ानदान के करप्शन के केसेस की, तमाम केसेस की जड़ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये केस जब 2000 के अंदर नैब से दायर किया इसका रेफरेंस, और उसके बाद तो ये मुशर्रफ के साथ NRO करके मुल्क से बाहर चले गए थे, और इस केस का एक दिन भी जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर एक्यूज़ जो कि नॉमिनेटेड थे, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ है और बाकी लोग, उनके खिलाफ तो एक दिन भी रेफरेंस जो है वो आगे नहीं चला। इस रेफरेंस को तो जब शरीफ ख़ानदान मुशर्रफ के साथ डील करके वापस चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, जद्दा चले गए, उसके बाद लंदन चले गए, तो ये केस वहीं पे रुक गया। और जब 2008 के अंदर ये वापस आए तो सूबे में इनकी हुकूमत थी, मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और दोनों के दरमियान जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर
एक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। वो कॉम्प्रोमाइज़ था कि जिसके मुताबिक इन्होंने एक दूसरे के करप्शन के केसेस को ख़त्म करना था, उनको आगे लेके नहीं चलना था। यही वजह है कि उस सारा अरसा के दौरान जो है वो नैब की कोर्ट के अंदर इस रेफरेंस के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना ही नैब ने उस वक्त के जो चेयरमैन से उन्होंने इसको परसू किया। लेकिन जब 2013 के अंदर PMLN की हुकूमत आती है मरकज़ के अंदर, तो ये केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसको खारिज कर दिया जाता है। ये 2 जजेस का बेंच होता है, एक जज जो है वो इख्तलाफ करते हैं, रेफरी जज आते हैं, वो भी इसको टेक्निकल ग्राउंड पे केस को फारिग कर देते हैं। और उसमें जो बुनियादी हकाइक ये हैं कि PMLN के ही अपने ही साहब MNA नसीर भुट्टा, जो कि इलेक्शन हार गए, उनको इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल लगाया। आप तरीक़ा वारदात चेक करें इनकी। और उनको वफाक का नुमाइंदा बना के हाई कोर्ट में भेजा, जहाँ पर ये केस चल रहा था। और दूसरी तरफ जो अक्यूज़ड हैं वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, और एक जो है उसी सूबे का जो है वो वज़ीर आला है। उन्हीं की पार्टी का जो बंदा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, जो जाकर उनके फेवर के अंदर मामलात को पेश करता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस केस को फारिग कर दिया जाता है। मेरिट पर इस केस के अंदर एक रोज़ भी सुनवाई नहीं हुई। तो लिहाजा फौजदारी के मुकदमात के अंदर जब भी कोई नया सबूत सामने आता है तो केस जो है वो दोबारा आगे चल सकता है। और यहाँ पर तो काजी फैमिली को भी नोटिस जारी नहीं हुए थे, और जिस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जिस अंदाज से इस मुल्क का पैसा लूटा जाता रहा, और लोगों की फेक आइडेंटिटीज़ यानी कि उनका नाम और उनकी शनाख्त के ऊपर बैंक अकाउंट्स बनाकर उनके नाम के ऊपर बाहर पैसा भेजा जाता था, और वहीं पर फेक आइडेंटिटीज़ के ज़रिए पैसा पाकिस्तान लेकर आया जाता था। 1992 का जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है वो भी इसी के तनाजुर में शहबाज शरीफ, इसाक डार और नवाज शरीफ कंपनी लेकर आई थी कि जो बाहर से पैसा भेजा जाएगा उसके ज़राए जो है वो पूछे नहीं जाएंगे। वो असल में जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये शरीफ ख़ानदान का एक पुराना तरीका वारदात है। ये वाइट कॉलर क्राइम के पीछे जो है वो छुपते हैं। यही वजह है कि हुदैबिया केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और इसको दोबारा खुलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आप ये देखें कि अब भी जितने इनके अकाउंट्स सामने आए हैं, चाहे वो जाली अकाउंट्स का मामला हो, चाहे वो TTs के ज़रिए पैसा पाकिस्तान के अंदर आकर इनके अकाउंट्स में आने का मामला हो, तो ये उसी हुदैबिया टाइप जो है केस की कॉन्टीन्यूटी है। यानी कॉन्टीन्यूटी ऑफ क्राइम जो है वो आपको उनको नज़र आएगा, इनका तरीका वारदात वही नज़र आएगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक इस केस को दोबारा खोला जा सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेट इसको किया जा सकता है, और इसमें जो आने वाले नए सबूत हैं उसको शामिल करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये फौजदारी केस में जी। जब नए शवाहिद आ जाते हैं तो आप दोबारा केस को खोल सकते हैं, उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हुकूमती जो कानूनी टीम है, आप समझते हैं कि फ़ारूक साहब उनके पास नए शवाहिद आ चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पर इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? देखें, यकीनन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बेशुमार जो है वो एम्पल एविडेंसेस जो है वो मौजूद हैं, और इसको आप किसी सूरत भी नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। आप ये देखें ना कि ये हमेशा ये कहते हैं जी हमारे ख़िलाफ़ कभी किसी केस का फ़ैसला नहीं हुआ, तो ये हमेशा कभी टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप जाते थे, कभी ये NRO लेके जो है वो अपने केसेस को ख़त्म कर लेते थे। अब आप ये देखें कि जो परवेज़ मुशर्रफ से इन्होंने NRO लिया, और ब्राडशीट का जो मामला आपके सामने आया, उसके अंदर $30 मिलियन की जो पाकिस्तानी कौम को जो अदा करने पड़े कौमी ख़जाने को, वो इन्हीं का किया धरा था। कि आप देखें कि इनकी जायदादें भी बाहर पकड़ी गई, और उन जायदादों को पकड़ने के बाद ये NRO लेके चले जाते हैं। जब NRO लेके चले जाते हैं तो वो केसेस आगे नहीं चलते, और आज तक यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आज तक जो लंदन के एवन फील्ड के महलात हैं, या जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ का कारोबार इनके बच्चे कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान ने, नवाज शरीफ ने आज तक उसका एक सोर्स, वैलिड सोर्स नहीं बताया। और आपके इल्म में होगा कि पनामा केस में भी सवाए कतरी खत के और जाली ट्रस्ट डीड जो कि कैलवरी फंड से पकड़ी गई थी, उसके अलावा आज तक कोई चीज़ ये नहीं लेकर आए।
सिर्फ इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो भाई आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, आपको पहली बार एहतसाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। वरना पहले तो जिसने एहतसाब करना होता था, एहतसाब का इदारा भी आपके साथ होता था, क्योंकि उसका चेयरमैन भी आप मैच फिक्स करके लगाते थे, क्योंकि केसेस जरदारी के ऊपर भी थे, इनके ऊपर भी थे, लूट मार दोनों ने की हुई थी। तो एक ऐसा निज़ाम चल रहा था जिसके अंदर ये दोनों अपने केसेस को बंद कर लेते थे, बेनिफिट उठाते थे। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अवाम के साथ कमिटमेंट की हुई है कि हम जो है उन लोगों का एहतसाब जो है वो जारी रखेंगे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर लूट मार की है, इस मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, और उसमें बेशुमार चैलेंजेस, ब्लैकमेलिंग का हमें भी ये सामना करना पड़ता है इनकी जानिब से। कभी ये असम्बली का बिजनेस नहीं चलने देते, कभी ये कौमी अहमियत के बिल्स के ऊपर आकर NRO लेने की बात करते हैं। जिस तरह फैटफ की मिसाल आपके पास मौजूद है कि 34 रुकनी जो है वो NRO लेकर ये नैब अमेंडमेंट लॉ लेकर आना चाहते थे, जिसमें नैब को अमली तौर के ऊपर ख़त्म करना चाहते थे, टुथलेस बनाना चाहते थे। फारूक साहब, और आपने यहाँ FATF पर की बात आप की, जो साबका आपने चेयरमैन FATF नैब की है बात की, कमर जमान, मैं आपने FATF की बात की तो एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि क्या आपके लिए इस केस पे दोबारा री इन्वेस्टिगेट करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन हैं वो बड़े सख्त हो गए हैं, और FATF ने जो पाकिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें भी ये एक बड़ा अहम नुक्ता है मनी लॉन्ड्रिंग वाला। देखें उसमें तो आपके इल्म में होना चाहिए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो है वो नाफजुल अमल है, और फैटफ की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट उसके बिल के अंदर भी अमेंडमेंट थी। जब हम वो अमेंडमेंट ला रहे थे तो इन्होंने उसके ऊपर भी ब्लैकमेल किया कि आप जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें से आप नैब की अमलदारी जो है उसको आप निकाल दें, यानी कि नैब का दायरा कार जो है उसके अंदर से ख़त्म कर दें, यानी नैब उसको देख ही ना सके। तो लिहाजा हर जगह के ऊपर इनकी ये कोशिश रही कि ये अपना मुफाद उठा सके। और आप ये देखें कि फैटफ के दहाने पे हम पहुँचे क्यों? क्योंकि ये खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्योंकि ये खुद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है इस मुल्क से बाहर भेज रहे थे। जो इल गॉटन वेल्थ जिसे हम कहते हैं, जो कि काला धन है, उसको बाहर ये भिजवाते थे और उसको फिर TTO के ज़रिए पाकिस्तान लेकर आते थे, जाली अकाउंट्स में डालते थे। तो ऐसी वो तमाम ट्रांजेक्शन्स जिनका मुल्क का साबका वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आला मुलव्वस रहा हो, तो वो तो फिर रेडार के अंदर तो आएंगी। इन्होंने उस दौरान ऐसी कानून साजी क्यों नहीं की जो कानून साजी आज हम कर रहे हैं? और हम जो है वो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने बहुत हद तक पूरा कर दिया। ये ग्रे लिस्ट की जो डाला गया, इनके दौरे हुकूमत में डाला गया, ब्लैक लिस्ट की तलवार ये हमारे सर के ऊपर छोड़ के गए थे। और आपको इल्म में होना चाहिए कि अगर ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान खुदा न खास्ता हो जाता तो किस किस्म की माशी पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगती, किस किस्म का जो है वो आपको दुनिया के साथ सफारती सतह के ऊपर सेटबैक का सामना करना पड़ता। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती, जिसको हमारी टीम ने, वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम ने डे नाइट मेहनत करके जो है उसके ऊपर काम किया और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से जो है वो बचाया है और वो ख़तरा टल गया है। अब इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि इनका जो एहतसाब है वो आगे बढ़ना चाहिए। और मैं जो आपको बता रहा था कि जो साबका चेयरमैन नैब कमर जमान है, उनका करदार इसके अंदर ढका छुपा नहीं है। जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बर वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील ही दायर नहीं की थी। वो आपका जो टाइम लिमिटेड होता है 2 माह या 3 माह का, विद इन उस टाइम पीरियड में आपने अपील करनी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू गया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जो 192 सफ़ात की जजमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नैब को रिव्यू दायर करना पड़ा, और वो भी 1200 दिनों के बाद, 4 साल बाद। और उसी 4 साल की बुनियाद, 1200 दिनों की बुनियाद को बना के वहाँ भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बेनिफिट इनको मिल गया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस केस को अब आगे चलना है, और इस केस में जो है ये ओपन एंड शट केस है। अगर ये केस मेरिट के ऊपर चलता है, इसके ऊपर ट्रायल हो जाता है, तो इतने वादे सबूत मौजूद हैं इनके मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के कि ये किसी सूरत भी बच नहीं सकते। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को आपने ECL में डाला है, क्या आपको शकूक थे हुकूमत को कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ भी मियाँ नवाज शरीफ की तरह वापस नहीं आएंगे? देखें, बात यह है कि जब भी कोई फैसला किया जाता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। मामला ये है कि शरीफ ख़ानदान जो है इनका, तो ज़ाहिर बात है जब शरीफ ख़ानदान की बात होती है तो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ भी, उनके बच्चे भी,
उनके आगे समधी भी, उनके दामाद की भी बात होती है। तो ये सब उस माफिया का, उस करप्ट निज़ाम का जो नेक्सस बनाया हुआ है, ये उसका हिस्सा है। हर बंदे ने अपने अपना हिस्सा बराए जुस्सा उसके अंदर डाला है। अब मामला अमली तौर के ऊपर क्या है कि पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाते हैं, उसके जामिन बन जाते हैं। उनको बाहर भेजने के बाद बच्चे सलमान शहबाज बाहर, अली इमरान बाहर, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार जो कि साबका वज़ीर आज़म के जहाज़ के ऊपर फ़रार हुए जब इनकी हुकूमत मौजूद थी। तो जब ये सारा ख़ानदान बाहर है और सारा ख़ानदान ECL के ऊपर है, नवाज शरीफ को अदालतें वापस बुला रही हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो क्या बैद है कि शहबाज शरीफ वापस आएंगे? शहबाज शरीफ का तो कोई जामन नहीं बना और इनके भी केसेस वही हैं। और अपने TT's केस में भी एक ज़राया नहीं बता सके ये कि ये जो पैसे आपके अकाउंट्स में आए हैं, ये जो 96H का घर ख़रीदा गया है, ये जो आपने विस्परिंग पॉइंट पे फ्लैट्स अपनी बेगमात को लेकर दिए हैं, ये पैसा आपके पास किन ज़रायों में आया? जो बैंकिंग रिकॉर्ड शो कर रहा है वो तो टीटियाँ आई हैं। अब TT लगाने वाले वो लोग हैं जो महबूब फेरी वाला है या जो मंजूर पापड़ वाला है, ये तो शायद कभी लाहौर भी ना गए हों अपने शहर से निकल के, लेकिन इनको इन्होंने लंदन पहुंचा दिया है। आप इनकी कारीगरी चेक करें कि ये कितने बड़े इस मामले के अंदर एक्सपर्ट हैं कि लोगों की फेक आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, उनको बैरून मुल्क उनका आइडेंटिटी यूज़ करके अकाउंट्स बनवा लेते हैं और वहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर पाकिस्तान भिजवा देते हैं। जब ये तमाम चीज़ें ट्रैक की गई, पकड़ी गई, तो उसमें इनकी मेलाफाइडी नज़र आई, उसमें इनकी करप्शन नज़र आई, उसमें ये एक चीज़ का जवाब नहीं दे सके। तो लिहाजा शहबाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर चले जाएँ तो फिर उनको कौन वापस लेकर आएगा? वो भी कहेंगे मेरा इलाज हो रहा है। यानी नवाज शरीफ को तो आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगा, तो शहबाज शरीफ का जामिन कौन बनेगा? दूसरी बात यह है कि 7 अरब के वो रेफरेंस में नैब के मुलजिम हैं, नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है और नैब को ये इख्तियार हासिल है कि वो अगर किसी भी मुलजिम को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के हवाले से हुकूमत को लिख सकते हैं। नैब की चिट्ठी हमें मसूल हुई जिसके ऊपर काबीना की ज़ैली कमेटी ने गौर करके अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। काबीना ने जब देखा कि ये तमाम चीज़ें हैं, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कि इनकी हिस्ट्री है, सारा ख़ानदान भगोड़ा है, मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, करप्शन के संगीन केसेस हैं, तो अगर इनको भी जाने दिया जाए तो फिर तो नैब का मौक़िफ़ अपनी जगह के ऊपर जायज़ है। तो लिहाजा नैब की उस जो कानूनी चिट्ठी है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है ताकि वो अपने केसेस का सामना यहीं पे करें। अगर वो बाहर चले जाते हैं तो केसेस वही हुदैबिया की तरह जिस तरह पहले गए थे, ये केसेस भी अल्तवा का शिकार हो जाएंगे। कल को ये आके फिर क्लेम करेंगे नहीं जी हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं चला था लिहाजा हमें टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ दे दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका अब ये बाहर जाने का बहुत घूमना फिरना हो गया, बहुत ईदें बाहर बना ली, अब हिसाब देने का वक्त है और यहीं पे इनका एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने धेले की करप्शन नहीं की उनकी थैले भर भर के जो है वो टीटियाँ निकल आई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब से बात कर रहे थे। इस केस में मज़ीद क्या है और ये जो इसहाक डार का जो एतराफ़ी बयान है इसके बारे में क्या मालूमात अवेलेबल हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैब पंजाब के साबिक डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि दोबारा इस पे तहकीकात होनी है, कुछ हमें इस केस के हवाले से बताइएगा और खुसूसन ये जो इसहाक डार का जो एतराफ़ी बयान था जिसके बाद दरअसल ये रेफरेंस दायर हुआ था और ये बयान जो था ये 25 अप्रैल सन 2000 को रिकॉर्ड किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये हुदैबिया के केस को कहा जाता है कि इट इज द मदर ऑफ ऑल केसेस। 1.2 बिलियन रुपीस का इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जो कि हुदैबिया पेपर मिल्स के प्लेटफॉर्म से उसके जरिए ये शरीफ फैमिली ने जितना उनका पास ये ब्लैक मनी था तो किक पैक करप्शन जो भी आपके इल गॉटन मनी, तो इसहाक डार साहब इनके मास्टरमाइंड थे जो कि इनका सारे फाइनेंशियल मामला देख लेते। तो उन्होंने ये सारा पैसा जो है हवाला हुंडी और ऐसे जराए से उसको एक अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स खोले इन द नेम ऑफ द काजी फैमिली, जो काजी फैमिली लंदन में होती थी, जिनके इसहाक डार साहब जिनके घर इसहाक डार साहब जाके रहते थे। उन लोगों को पता नहीं था, बल्कि मेरी उनसे बात भी हुई कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा जी हमें मालूम ही था कि एक दिन हमें खबर मिल गई कि हमारे अकाउंट्स में जनाब करोड़ों डॉलर और पत्नी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है लंदन, फिर लंदन से वापस पैसा जा रहा है। तो क्या लगा, हमें तो मालूम था।
तो बाद में फिर ये सागदार मान गए कि हाँ जनाब, आपके जो पासपोर्ट की कॉपियां मेरे पास थी और अकाउंट्स शनाख्ती कार्ड, उससे फिर हमने ये अकाउंट्स खोले और उनके थ्रू ये सारा मामला इन्होंने किया। अब एक्चुअली ये सारा जो नैब का जो रेफरेंस है, ये सारा बेस्ड 2000 में दायर हुआ और ये सारा बेस्ड है जो इसहाक साहब की जो 47 पेजेस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैंड रिटन कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसको 164 की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आप अप्रूवर के, वादा माफ गवाह के, जो भी, कि जब भी ऐसा कोई मुल्जिम ऐसी स्टेटमेंट देता है और सब कुछ बता देता है वॉलंटरली, तो फिर उसको माफ कर दिया जाता है और फिर वो केस में अक्यूज या मुल्जिम जो है वो नहीं रहता। तो लिहाजा वो 2000 में नैब का रेफरेंस दायर हुआ। लेकिन साथ ही अगर आपको याद है कि शरीफ फैमिली सारे यहाँ से बाहर रवाना हो गए, सऊदी अरेबिया चले गए जनरल मुशर्रफ के साथ डील करके। फिर ये कई साल केस जो है ना ये डॉर्मेंट रहा, इनएक्टिव रहा, क्योंकि शरीफ फैमिली तो थी नहीं यहाँ पे। जब जनरल मुशर्रफ का एनआर हुआ 2007 में, तो देन दे केम, शरीफ फैमिली वापस आई, इसहाक डार साहब भी वापस आ गए, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर जो है वो दोबारा शुरू हुआ फिर ये कि 2-3 साल तो ये केस बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। और इसहाक डार साहब ने, फिर इन लोगों ने, शरीफ फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट में चले गए 2013 में गालिबन, जहां पे उन्होंने कहा कि जी इस रेफरेंस को क्वॉश किया जाए, यानी कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। और इसहाक डार साहब ने भी, जो मेन आदमी थे उसमें शरीफ फैमिली के खिलाफ, उन्होंने कहा जी ये मेरे से तो जबरदस्ती स्टेटमेंट ली गई थी हाँ, दबाव और में लिया मैं तो गया उसको बयान। ऊनी नहीं करता। और जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने 2014 में इसको क्वॉश कर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए नैब का असूल है कि जब भी कोई अगर फैसला उनके खिलाफ आता, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है, इस केस पे ट्रायल हुआ ही नहीं, कोई एहतसाब वाला, तो कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई विटनेसेस नहीं आए, क्योंकि शरीफ फैमिली तो मुल्क से बाहर थी और केस अपना इनएक्टिव हुआ था, क्लोज नहीं हुआ था। तो एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट के जो रेफरेंस को क्वॉश करने के फैसले के खिलाफ नैब को अपील में जाना चाहिए था। नैब अपील में इसलिए नहीं गया क्योंकि आपको पता है 2013 के बाद तो फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और चौधरी कमरुज्जमान जो उस वक्त थे अपना चेयरमैन नैब, वो तो उनके घर के आदमी थे, तो वो कैसे जाते अपना शरीफ खानदान के खिलाफ अपना सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा हुआ फिर ये कि 2000 मामला ठंडा रहा, 2017 में पनामा केस हो गया। अब अल्लाह खुश रखे, जस्टिस आसिफ खोसर साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2-3 बड़े सख्त पैराग्राफ अपना ओपिनियन दिया, ऑब्जर्वेशन ऑन द हुदैबिया केस को, तुम क्यों खत्म अपना इस पे एक्शन नहीं हुआ। और उन्होंने नैब को तो कहा कि जनाब आप इसकी अपील दायर करें। अब जारी बात है टाइम बार्ड हो गई थी, 3-4 साल गुजर गए थे। नैब ने कमरुज्जमान साहब के दौर में हाफ हार्टेड ऐसी अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे 3 मेंबर बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी थे। वहां पे उन्होंने जनाब इसको शूट डाउन कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो टाइम बार्ड हो गया और अपना इसहाक डार जो है उनकी तो स्टेटमेंट जो है मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई है, तो व्हाट इज द केस। आपने जब अपील ही नहीं की, ट्रायल भी नहीं हुआ, तो उन्होंने जनाब इनकी नैब के अपील को रिजेक्ट कर दिया। बाय दैट टाइम नए चेयरमैन आ गए थे, ये फिर गए अपील में, वो जिसको कहते हैं ना रिव्यू वाली केस सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू को अपना खत्म कर दिया और साथ फैसला ये हुआ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हुदैबिया केस के जो मेरिट्स डिमेरिट्स, इस पे कोई एनालिसिस डिस्कशन मीडिया पे नहीं होगी। जी हाँ। और जारी बात है पैमरा ने उसके मुताबिक भी, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था तो उन्होंने ये जारी किए, तो लिहाजा इस पे कोई बातचीत भी नहीं हुई। सो कहने का मतलब ये कि आप देखिए, बात ये है हमारे जो कितने सीनियर क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लॉयर वो कह रहे हैं कि ये एक वो ऐसा केस है अपना क्रिमिनल केस कि ये तो 20 साल के बाद भी अगर एडिशनल एविडेंस आता है स्टेट के पास, इदारों के पास, तो ये केस तो कैन बी रीओपन। तो मेरा ख्याल है कि पनामा की जीआईटी में फिर इनको जो और एविडेंस मिला शरीफ फैमिली के खिलाफ, नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग का, नंबर 2 ये जो शहबाज शरीफ और हमजा की जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस अभी चल रहा है, इसमें जो फिर बहुत डिटेल में गई है नैब, एक एक चेक को उन्होंने अपना उसको मनी ट्रेल देखा कि कैसे पैसा आता था। तो फिर उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश की है कि हुदैबिया केस में भी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म था और इनको लिंक मिल गई बिटवीन द हुदैबिया केस एंड ये जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। ठीक है, ये तो इसमें ब्रिगेडियर लिहाजा साहब ये एक जी, एक तो तासुर ये लिहाजा पैदा मेरा होता ख्याल है कि अब कि ये कि इसको बहुत से रीओपन कर मामलात सकते हैं, में, तो करना चाहिए। बहुत से केसेस में, बहुत से मामलात में ये मुकमुका चलता रहा। यानी नैब के चेयरमैन थे वो मुकमुका पे चलते रहे,
जो दो बड़ी जमातें हैं वो कंसेंसस से, ज़ाहिर है कानून के मुताबिक तो नैब का सरबरा मुंतखब होता रहा, वो आता रहा, लेकिन वो मामलात बस वैसे ही चलते रहे। जब केसेस के फैसले होना शुरू हुए, तहकीकात होना शुरू हुई, तो फिर इल्ज़ाम लगे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है या नैब अपोजिशन के खिलाफ इकदाम कर रहा है। इससे पहले फैसले नहीं होते थे तो शायद वो सब कुछ ठीक चल रहा था। जी देखें जावेद भाई, बात यह है कि इससे वो जो 10 साल थे ना, 2008 से 2017 तक, ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी, ये तो जस्टिस जावेद खान साहब आए तो उसके बाद मामला बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है। इनके मामला तो आगे ट्रायल के ऊपर तो जाती नहीं थे। ये तो पहली मर्तबा है कि शरीफ और जरदारी के एक खानदान के जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट्स बियॉन्ड मीन, ये तमाम चीजें, फेक अकाउंट, ये अब एक्चुअली ट्रायल स्टेज पे पहुंचे हैं। तो जाहिर बात है इनको तकलीफ तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अब इस वक्त ये चैलेंज है स्टेट के लिए कि वो अगर इन केसेस को, हुदैबिया केस दोबारा खोलते हैं। अब ये है कि इसहाक डार जो है, जिन्होंने पहले कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, अभी भी वो लंदन बैठे हैं, उनको वापस लाना ये काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस केस को रीओपन करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि रिव्यू में भी इसको खत्म कर चुकी है, तो इनको कोई ना कोई आईनी लीगल तरीका, टॉप लॉयर्स ऐसे हायर करने पड़ेंगे नैब को, या अगर एफआईए इसको करता है कि इस केस को दोबारा कैसे रीओपन किया जाए और री इन्वेस्टिगेट किया। एक्चुअली इसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, मैंने काजी फैमिली से बात की थी चंद साल पहले। उन्होंने कहा जनाब ब्रिगेडियर साहब, हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं, हमें डीजीएफआईए चेयरमैन नैब बुलाए, हम आएंगे, एहतसाब अदालत बुलाए, हम आके एविडेंस देंगे कि हमारे साथ जालसाजी और फ्रॉड जो है वो किया गया। और कहते हैं हमारी बिल्कुल नॉलेज में नहीं था। तो लिहाजा वो आने को तैयार है। आज अगर मैं आपको ये भी बता दूं, आज इसहाक डार पाकिस्तान आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और सही मानों में जिस तरह कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, उनकी इंटेरोगेशन हो, ये हो, वो दोबारा एक बयान जो है ना, वो कहेंगे हाँ जी ये मेरा ही बयान था, मैं इसको दोबारा ओन अप जो है वो करता हूं। इसलिए वो भी बाहर बैठे हुए हैं, उनको वहां प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो भी उसको उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा चैलेंज, बट इट मस्ट बी री इन्वेस्टिगेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसहाक डार का ये बयान 25 अप्रैल सन 2000 को सामने आया था, जब इसहाक डार ने इस बात का एतराफ़ किया था कि उन्होंने शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख डॉलर की, तो इतनी तकरीबन रकम बनती है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था। बाद में इसहाक डार ने कहा था कि उन्होंने ये बयान दबाव में दिया है। अब हम बात करेंगे मुमताज़ माहिर कानून अजहर सिद्दीक से। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। आप ये फरमाइए कि हुकूमत ने यह फैसला किया है अब के हुदैबिया पेपर मिल केस की दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए। आपको लगता है कि कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है, अगर तो नए शवाहिद मौजूद हों? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नए शवाहिद की बुनियाद पर, और अगर जजमेंट अगर देख लें हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस काजी फायजीसा की, वो जजमेंट पर इंक्योरियम है, यानी उस जजमेंट के अंदर ही रास्ता मौजूद है। वो बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर, लिमिटेशन के ऊपर वो अपना केस खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कानून शहादत और क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सामने रख लें, और नैब के कवानीन अगर आप सामने रख लें, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी स्टेज के ऊपर भी नई शहादत की बुनियाद पर बाकायदा ना सिर्फ इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बल्कि नया रेफरेंस भी फाइल हो सकता है। अगर आप मुनासिब समझे, उसके अलावा एक ज्यादा आसान हाल मैं बता देता हूं, और वो गवर्नमेंट के लिए आपको याद होगा कि ब्रॉडशीट के केस के अंदर वाकई हुकूमत ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सरबाई में बनाया, और उसी के अंदर ये चीज आई थी कि नवाज शरीफ 2000 में एक रात को मुल्क से बाहर निकल के और बताया गया था कि शहादतें अवेलेबल हैं। जहां हुकूमत वक्त को चाहिए, मेरी जाती राय के मुताबिक, कि सारे मसले के अंदर एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। 3 वजूहात बनाई जाए। एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो लाया गया इस मकसद के लिए कि हुंडी का या बाकी पैसे को प्रोटेक्शन दी जाए, वो इस बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ खानदान, इसहाक डार या बाकी लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया है। वो तहकीक करे कि ये ऑर्डिनेंस लाने की वजूहत क्या थी। दूसरे में ये तहकीक करे कि किन किन लोगों ने फायदा उठाया, और तीसरा उसकी क्रिमिनलिटी के एलिमेंट के हवाले से इस चीज को देखा जाए। चौथा जो अहम इशू आपके सामने मौजूद है कि इस रेफरेंस के अंदर
इसहाकदार मुलजिम के तौर पर था, लेकिन ये एकम्प्लिश वादा माफ गवाह बन गए थे। जब रेफरेंस क्वाश हो गया तो इनका स्टेटस, ये इमरान खान की जजमेंट में जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने लिखा है कि इनका स्टेटस एक मुलजिम का बहाल हो गया है। तो इनके अगेंस्ट तो कभी भी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई, क्वैश नहीं हुई है। इसहाकदार को बेस बनाकर उसके खिलाफ अलहदा से एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करके, मैं अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल इंक्वायरी के हवाले से बात कर रहा हूं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है और इसमें कोई कानूनी भाव नहीं है, नो है ना। और दूसरी बात, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि वैसे भी याद रखिएगा, फौजदारी कानून के तहत लिमिटेशन का कानून का इतलाक नहीं होता। यानी हदबंदी की आप बात कर रहे हैं कि जो अपील के दौरान अदालतों के सामने जब हदबंदी पेश नजर होती है तो उसमें क्रिमिनल केसेस में ये नाकाबिल कबूल होती रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा क्योंकि नाकाफी शवाहिद थे। यानी अपील अगर एक टाइम पे फाइल नहीं की, अपील ना फाइल करनी थी नैब ने, और नैब ने अगर नहीं फाइल की, और नैब के पीछे चौधरी कमरुज़्ज़मान का तारीखी तौर पर याद रखना है, चौधरी निसार ने 3 सक्सेसिव पिटीशन दायर की थी। निज़ार हुसैन शाह को बसैयत चेयरमैन नैब, फसीउद्दीन बुखारी को बसैयत चेयरमैन नैब, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हटाया गया था, नवीद एहसन को भी हटाया गया था और कमरुज़्ज़मान चौधरी को लगाया गया था। और ये मैलाफिडी बड़ी वाज़ेह है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया था, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक कत्ल होता है और शहादत नहीं होती, उसका चालान तो एक दूसरे बंदे जाता है जो असल मुल्जिम उनका नहीं होता, या उनकी हद तक एविडेंस नाकाफी है और चालान नहीं होता। यहाँ जो कि ट्रायल में बरी नहीं हुए और ना ही ट्रायल ने क्वैश किया प्रोसीडिंग को, ना ट्रायल ने किसी को कन्विक्ट किया है। ट्रायल कोर्ट में तो ये प्रोसीडिंग चल ही नहीं है। अब नई शहादत आ जाती है सामने, नई शहादत आ जाएगी, वही मुल्जिम जो जिसको छोड़ा था पुलिस ने, या फर्ज करें हाई कोर्ट ने क्वैशमेंट के हवाले से छोड़ दिया था, तो उसको दोबारा बाकायदा समन करके दोबारा बुलाकर और उसमें जिरा मुकम्मल की जाएगी, ट्रायल कंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ ये वाली केस की मिसाल बड़ी वाली थी, इस पर लिमिटेशन फौजदारी की कानून है। सिंपल सी बात बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं टैक्स गुजार हूँ, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मिसेज के नाम पे या फर्ज करें मैंने कुछ जायदादें खरीद ली हैं, मैंने टैक्स दे दिया है, लेकिन वो पैसा मैंने क्या किया, स्मगलिंग से कमाया है, पैसा मैंने करप्शन से कमाया है, पैसा मैंने ड्रग्स से कमाया है। तो मैं अगर ये कहूं कि जनाब मैंने आमदन इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिया तो मैं बरी हो गया, बरी जुमा हो गया, ऐसा नहीं। आप टैक्स पर्पज के लिए तो बरी हो गए, लेकिन जो क्रिमिनलिटी का एलिमेंट आज भी मौजूद है उसके ऊपर आपको सजा नैब लॉ, एंटी नारकोटिक्स कोड के अंदर से या आपको ड्रग लॉ के तहत सजा मिलनी है। तो इस केस के अंदर इतनी शवायद मौजूद है कि अभी तक इसको किसी ट्रायल कोर्ट ने जांचा नहीं, परखा नहीं, चाहते नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये नई शहादतों की बुनियाद पर, और दूसरा जो मैंने आपको जुडिशियल इंक्वायरी का कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी करके ये चीजें तय हो जाएंगी, अब ब्रॉडशीट की तर्ज के ऊपर जब चीजें सारी आ जाएंगी वो फिर आगे सजेस्ट करेगी, वो फिर आगे तय कर लिया जाएगा, FIA ने देखना है या नैब ने देखना है। सवाल है कि वो फौजदारी जुर्म जो हुआ है उस फौजदारी जुर्म पे सजा होनी है। जितने मर्जी पर चल लें आप, जो मर्जी कह दें, लिमिटेशन का कानून ऐसे केसेस में इतलाक नहीं होगा। और कानून शहादत के असूलों का, ज़ाब्ता फौजदारी के असूलों का और नैब का कानून जो कि स्पेशल लॉ है और 1984 से इसका इतलाक होता है, तो उस चीजों को सामने रखते हुए ना सिर्फ खत्म करते हैं इस बात को, इंक्वायरी। अच्छा, ये अजहर साहब, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि फौजदारी केसेस में जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होती तो ये बंद हो ही नहीं सकते ये केसेस। जी बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। यानी आप देखें ना, ये प्रिंसिपल बहुत पहले था कि FIR क्वैश कर देते थे। अब FIR क्वैश का अगर देखें, तारीख में देखें ना, कितने ऐसे केसेस हैं कि जिसमें रेफरेंस क्वैश हुए, वो कितना प्रिंसिपल था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कई जजमेंट्स मौजूद आ चुकी है जारी का। यानी एक आदमी कत्ल हो और वो मुजरिम हो और वो कोर्टे हाई कोर्ट उसको क्वैश करके आप कहें कि क्वैश कर दिया, क्रिमिनलिटी खत्म हो गया, ये नहीं है। अनटिल अनलेस ट्रायल कोर्ट का जो प्रोसीजर है, ट्रायल कोर्ट उसको बरी ना करे, उसको सजा ना सुनाए और अपील ना हो जाए, तब तक जो है ना उस मुलजिम को अदालत के कटहरे में, ट्रायल कोर्ट में लाया जा सकता है और उसको सजा। और कानून की मंशा भी यही है कि जो मुजरिम है वो बच ना सके, और जो आदमी पाक साफ है या आप कह दें कि उसमें कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, तो उसको अदालत ने या कानून ने जुरिस्प्रूडेंस यही है, उसको बचाना है। लेकिन
आज़र साहब, ये बताइए कि फ़ोरम क्या होगा? हुकूमत तहकीकात करती है, नए शवाहिद सामने आते हैं, तो फिर उनके दरपेश एक मसला फ़ोरम का भी होगा कि ये लोअर कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। देखिए, आपने अच्छा सवाल उठाया है। आपने एक बड़ी, यहाँ पर फोरम देखिए, ना तो हाई कोर्ट है ना ही सुप्रीम कोर्ट होना है। यहाँ मैंने एक आपको बता दिया है कि इंक्वायरी बाकायदा अंडर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, वो तय करेगा कि एफआईए को मैटर देना है। अब एफआईए के जब देने की बात आएगी तो वहां कहीं लिमिटेशन, वहां के ये ना इशू आ जाए कि क्योंकि नैब लॉ ने तो 1980 से कह दिया है ना। अब एफआईए लॉ को सामने रखते हुए अगर देखा जाए एफआईए प्रोसीडिंग करती है तो देयर माइट बी सर्टेन लैकूनास। मैं समझता हूँ उसके अंदर कई लैकूनास आएंगे। अल्टीमेटली नैब ही ने इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से करनी है। दो बातें मैंने बता दी कि इसहाकदार के हवाले से कि इसहाकदार को अभी तक इसहाकदार की हद तक क्वैश नहीं हुआ। इसहाकदार आज भी मुलजिम के तौर पर मौजूद है, उसका चालान नया हो सकता है। दूसरा ये है कि जब ये अगर जुडिशियल इंक्वायरी से ये चीजें सारी सामने आ जाती है और जुडिशियल लाइन ऑफ एक्शन दे देती है, या तीसरी बात है कि नई शवाहिद की बुनियाद पर बाकी मुलजिमों को भी दोबारा उनका रेफरेंस दायर किया जाए और ट्रायल कंक्लूड किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक माहिर कानून हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से नए शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करना चाहती है। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में बात की और माहिरीन कानून का ये भी कहना था, उनकी ये राय थी कि चूँकि इस केस पर लाहौर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक पहले से फैसला मौजूद है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि वो टेक्निकल बुनियादों पे वो फैसले किए गए हैं, मेरिट की बुनियाद पर इसका ट्रायल नहीं हुआ। लिहाजा हुकूमत चाहेगी कि नए शवाहिद की बुनियाद पर इस केस की दोबारा तहकीकात की जाएँ। माहिरीन आईन कानून का ये कहना है कि बड़े एहतराम के साथ हुकूमत को नए शवाहिद के साथ अगर वो जाना चाहती है तो वो बिल्कुल जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पिछला जो फैसला इस पर मौजूद है उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसको बड़े एहतराम के साथ डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।